अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेव्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स की टाइप्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, फेज डिफरेंस और एंड पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेव्स, व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ a guitar it vibrates. The vibration creates a wave in the air which we call sound. तो साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है या कोई भी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। ऑल वाइब्रेशन प्रोड्यूस वेव्स। जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब जो वेव्स हैं दे मूव थ्रू मटेरियल और वैक्यूम आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। जितनी भी प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं दे ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिजिक्स में हम इन वेव्स के आइडियाज को एक्सटेंड करते हैं जो कि दूसरे फिनोमेनास में जैसे लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारी चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट, मैंने कहा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखते हैं। वेव्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वेव से एसोसिएटेड क्या होता है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। फिगर में देखें ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस एक ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। ये एक वेव, आपको वेव शेप नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये लाइन ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट्स। अब ये जो अपर पॉइंट ऑफ द वेव होते हैं इनको क्रेस्ट कहा जाता है। एक क्रेस्ट से लेकर नेक्स्ट जो क्रेस्ट है उस तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या एक ट्रफ से लोअर पॉइंट्स जो होते हैं, ये जो है ये लोअर पॉइंट है, इसको ट्रफ कहा जाता है। एक ट्रफ से नेक्स्ट जो ट्रफ है उस तक के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहा जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन या अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है ये आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम undisturbed position is called the displacement. बेसिकली हम जो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं वेव के ऊपर होंगे, उन वेव्स के पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस अनडिस्टर्ब्ड या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट का, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस लिया हुआ है तो ये हमें वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पे हम कुछ इसके डेफिनेशन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब साउंड वेव्स के केस में जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड हमें सुनाई देती है। The distance from any point on the wave to the next exactly similar point, mean crest to crest या trough to trough, या दो पॉइंट्स जो exactly जो है similar points उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब जो पीरियड है उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो है उसको हम कहते हैं पीरियड। और इसी तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम
ऑफ अ पॉइंट इन अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये हम बार बार करें ऑफ अ पॉइंट इन अ वेव, बेसिकली जब वेव्स किसी भी मीडियम में से प्रोपिगेट करती हैं तो जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उन पॉइंट्स की वाइब्रेशन से ही वो वेव्स बनी हुई होती है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात करेंगे। So for sound wave, higher the frequency of a musical note, higher is its pitch. अब दो चीजें आपको पता चली यहाँ पे कि अगर हम पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जितना ज्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, इसमें देखें हमने ये पढ़ा ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, कि लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे, जबकि पिच ऑफ द साउंड जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स में यूजुअली इसकी मेजरमेंट की गई होती है। फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आगे हमें हेल्प करेंगी इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब देखिए एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। ये आपको दो वेव्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक रेड कलर्ड वेव है, रेड कलर से शो की गई है, एक ब्लू कलर से शो की गई है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया ये वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। हमें ये कहा जाता है कि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड फाइंड करें। अगर हम ब्लू कलर की लाइन को देखें, वेव को देखते हैं, देखें यहां से वेव स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे ये वेव यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। सो एक जो हमने अभी वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट एग्जैक्टली सेम पोजीशन, सिमिलर पॉइंट्स हैं वो दोनों। तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, ये देखें यहाँ पे, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, ये आपको वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से अगर इसी वेव का अगर हमें एम्पलीट्यूड चेक करना चाहूँ तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, देखें ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से लेकर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम दूसरी जो है वेव का देखना चाहते हैं, इस वेव का, रेड कलर वेव का, तो ये यहां से लेकर ये देखें यहां तक, ये अप्रोक्सीमेट जो है एग्जैक्टली जो 20 सेंटीमीटर की वेवलेंथ बन रही है। और अगर हम इसका एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका वेवलेंथ। तो हम इस तरह से वर्टिक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग जो हमने लिया हुआ यहाँ पे, वो आपको एम्पलीट्यूड देगा, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लॉन्ग है वो आपको क्या देगा, वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखते हैं अब मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव इफ दे नीड अ मीडियम, यानी ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी है, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव। On the other hand, those waves which do not require any medium for their propagation is called electromagnetic waves. Light is an example of electromagnetic wave. तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम नेसेसरी है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम जरूरी नहीं है। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। अब इसी तरह से अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये दो टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स।
मीडियम की बेस पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब वेव्स प्रोपेगेट करती हैं किसी भी मीडियम से, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। उनकी वाइब्रेशन किस तरह से है ये हमें पता चलेगा, उनकी ये हमें ये चीजें डिफाइन करेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं। देखिए जैसे फर्स्ट करें, आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको आपने क्या किया, पुश किया बैक एंड फोर्थ। जब आप एक स्लिंग की स्प्रिंग को पुश करते हैं बैक एंड फोर्थ, the parts of the spring become compressed and then stretched out along the length of the string. अब वो जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही है वो along the spring है। वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से जो वेव्स है, जो वेव पल्सेस जनरेट हो रही हैं, they run along the spring. So these are longitudinal waves. So हम कैसे डिफाइन करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैं, यानी स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं, या अगर हम साउंड वेव की एग्जांपल ले, जब साउंड वेव किसी मीडियम से पास करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। साउंड वेव्स जो है वो एग्जांपल है, अभी जैसे मैंने बात की कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। अब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपिगेट करती हैं, क्या होता है, वो मीडियम थ्रू विच द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग अल्टरनेटली कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्रेशन हो गई, ये जो है एक्सपेंड हो गई, जिसको रेयरफेक्शन कहते हैं, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। सो अल्टरनेटली कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की सीरीज होती है, दैट इज बेसिकली द प्रोपिगेटिंग थ्रू द मीडियम। साउंड वेव एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इसी तरह से जो स्लिंग की स्प्रिंग है, वो अगर आपने उसको कंप्रेस और स्ट्रेच किया है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो वो भी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल में आ जाएगी। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? अगर आपके पास एक स्लिंग की स्प्रिंग ही है, आप उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, वैगल द एंड्स ऑफ द स्लिंग की स्प्रिंग फ्रॉम साइड टू साइड, तो कुछ segments of the spring move from side to side as the wave travel along the spring. यानी यूं समझ लें कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं एट the right angle to the direction of wave velocity, perpendicular to the direction of propagation. जैसे अगर हम एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग उसको एक एंड से फिक्स करते हैं, दूसरे एंड से हम ऊपर नीचे अप एंड डाउन उसको वैगल करते हैं, उसको मूव कराते हैं, तो क्या होगा, वेव्स आगे की तरफ जा रही है from one end to other end of the string, but the particles of the string vibrate perpendicularly along the direction of perpendicular to the direction of wave velocity. ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जितनी भी लाइट वेव्स और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इंक्लूडिंग लाइट, ये सारी सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये भी ट्रांसवर्स वेव की क्या है, एग्जांपल है। वाटर की सरफेस पे जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, but all the transverse waves are not the electromagnetic waves. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे वाटर वेव है, ट्रांसवर्स है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ट्रांसवर्स हैं बट वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, दे आर मैकेनिकल वेव्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इसके जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, फेज एंड फेज डिफरेंस। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, फेज एंड फेज डिफरेंस, ये मैं जरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। So all the points along a wave have the same phase, same pattern of the vibration. जितने भी points along the wave have same pattern of the vibration. Same pattern of the vibration का मतलब ये है, अगर direction of velocity of the wave
लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ द जो मीडियम होंगे उनका जो पैटर्न होगा वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है. However, there are different points that they do not necessarily vibrate in step with another. ये जरूरी नहीं है कि कोई से दो पॉइंट्स जो हैं वो एक ही तरह से वाइब्रेट कर रहे हो. As one point on a wave vibrate, the point next to it vibrates slightly out of step या out of phase with it. जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट है, लेट्स सपोज उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन है, दूसरा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है. अगर ऐसा हो कि वन पॉइंट ऑन द वेव वाइब्रेट, the point next to it vibrates slightly out of the phase, out of the step, we say that they vibrate out of phase with each other. There is a phase difference between them. ये जो फेज है ये हमें डिफाइन करेगा कि कितनी अमाउंट से जो ऑसिलेशंस हैं वो लीड या लैग कर रही हैं. ये देखिए यहाँ पे मैं फिगर में देखिए, ये पॉइंट, ये वेव है, उस पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए बी सी डी. ये पॉइंट्स ए और बी देखें, 2 points A and B with a separation of 1 wavelength. ये पॉइंट यहां से हमने भी पहले भी बात की थी कि सिमिलर पॉइंट्स जो कि एक वेव के ऊपर होते हैं, the similar positions which are at the same which are at a distance equal to 1 wavelength, they vibrate in phase. और जब कहते हैं हम ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इन फेज हैं, इसका मतलब क्या है, उनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है या 360 डिग्री है. और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन भी हो सकता है. So the phase difference between point A and B is 360 degrees or 2 pi radian. You may use 0 degree as well. इसी तरह से अगर हम ये देखें, the phase difference between any other points A and B can have any value between 0 and 360 degree. ये देखिए पॉइंट C और D, ये पॉइंट C जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है और ये पॉइंट जो है यहाँ पे D पे है, इनका जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री है. ये देखिए नेक्स्ट साइकिल में ये पॉइंट A है, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और ये पॉइंट E. ये 5 जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने एंगल यानी थीटा लिया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स ले लिया हमने. पॉइंट A का जो फेज है या एंगल है वो 0 डिग्री है या 0 रेडियन कह रहे. पॉइंट B जो है उसका फेज π/2 रेडियन या 90 डिग्री है. पॉइंट C का फेज जो है वो पाई रेडियन, पॉइंट D का फेज 3π/2 रेडियन और E पॉइंट का फेज जो है वो 2 पाई रेडियन है. These are the phase. अब यहां से हमें पता चल रहा है the points which are on the equilibrium position have phase 0, pi and 2 pi radian. अपर एक्सट्रीम पे यानी पॉजिटिव साइड पे जो पॉजिटिव पीक वैल्यू पे आ रहे हैं पॉइंट्स, उनका जो फेज है वो π/2 रेडियन है. और जो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पॉइंट्स होते हैं उनका जो फेज है वो कितना होता है 3π/2. अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट A और B का फेज डिफरेंस कितना है, तो आप देखेंगे B का फेज कितना है माइनस A का फेज कितना है. तो B का है π/2 और A का है 0, तो डिफरेंस जो आएगा फेज का दैट इज इक्वल टू π/2. इसी तरह से A और C का जो फेज डिफरेंस है वो पाई रेडियन का है. A और D का फेज डिफरेंस 3π/2. B और D का अगर हम फेज डिफरेंस निकालें, D का है 3π/2, B का है π/2, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो पाई रेडियन का फेज डिफरेंस आएगा. ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज डिफरेंस पाई रेडियन हो तो हम उसको कहते हैं कि वो आउट ऑफ फेज है. यानी हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज डिफरेंस 1 पाई रेडियन हो, 3 पाई रेडियन हो,
5 पाई रेडियन हो, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन में हो, यानी 135, ये ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन होंगे तो वो आउट ऑफ फेज कहलाएंगे। और इन फेज जो हैं उसका मतलब क्या होगा कि या तो फेज डिफरेंस ना हो, या 2 पाई रेडियन का हो, या 4 पाई रेडियन का हो, या 6 पाई रेडियन का हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे इन फेज हैं। ये जो फेज डिफरेंस ये हेल्प करेगा हमारी सुपरपोजिशन, जब हम आगे डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कि किस तरह का इंटरफेरेंस किस तरह से करेंगी वेव्स, ये फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट होगा उस वक्त, इसके कॉन्सेप्ट्स वहां पे। अब सेकंड फिगर में देखिए, एक रेड कलर की वेव है और जो है एक जो है ब्लू कलर की वेव ड्रॉ की है। देखिए हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों फेज में, इन दोनों वेव्स में कितना फेज का डिफरेंस है। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई वेव ये यहां से स्टार्ट हो रही है, मीन 0 रेडियन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी मीन पोजीशन स्टार्ट और उसका फेज 0 होता है, या क्या होता है, पाई होता है, या 2 पाई होता है। अब दूसरी वेव देखें, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, इसका फेज जो है वो पाई/2 रेडियन है। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें किसी भी पॉइंट का, सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, आप कहीं पे भी देख लो, तो दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, पाई/2 रेडियन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं जो ब्लू कलर की जो वेव है वो लीड कर रही है बाय द फेज ऑफ पाई/2 रेडियन। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन है जो कि वेवलेंथ और फेज डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। लैम्डा वेवलेंथ होती है और एक्स जो है वो पॉइंट्स, वो डिस्टेंस है जो उन दो पॉइंट्स के दरमियान लेना है आपने, जहां से आपने जिनका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट है वेव एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे नोट करनी है कि बोथ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, the particle that make up the material through which the wave is traveling do not move along, they only oscillate about the fixed point। कि मैकेनिकल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं that make up the material through which the wave is traveling do not move। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो मूव नहीं करते, जस्ट दे वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव्स की भी बात की थी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात की थी, वेव प्रोपिगेट कर रही है लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं पैरेलल या परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, अगर वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव। एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं वेव्स जो है। जब ये वेव्स किसी मीडियम से पास करती है, मीडियम प्रोपिगेट नहीं करता, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो अपने नेबर्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुश करते हैं, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी। इसी तरह से वो पार्टिकल अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को क्या पुश करेगा, पुश करेगा और क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एनर्जी को। So in this way energy is transmitted from one particle to the next particle and so on। अब वेव स्पीड के बारे में, जो स्पीड ऑफ वेव है वो हमें ये बताती है कि एनर्जी जो है वो किस रेट से वो ट्रांसफर हो रही है। द स्पीड विद विच द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय द वेव, कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव अगर हम साउंड की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस और 10⁵ पैस्कल पे वो 340 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि लाइट जो वैक्यूम में है उसकी जो है स्पीड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हम इसकी स्पीड का फॉर्मूला ये यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या लैम्डा ओवर टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने यूज करना है।
Human ear can detect the sound of frequency between 20 hertz and the 20 kilohertz with wavelengths 15 meter and the 15 millimeters. ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या चीज होती है? इंटेंसिटी इज बेसिकली द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम जो है वो पावर होती है, तो इसलिए हम पावर ट्रांसमिटेड या पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया को भी हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी के लिए। सो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके यूनिट्स जो हैं वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होते हैं। जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वो हमें यूज करेंगे कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देते हैं तो इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। और मैंने पहले भी बताया था कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है, यानी उस साउंड की इंटेंसिटी या उस वेव की जो है वो इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अब यहाँ पे हम इन जो तमाम चीजें हमने पढ़ी हैं अभी उनको हमने यूज करना है और उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो आगे इन एमसीक्यूज में हमने यूटिलाइज करने हैं, उनको अप्लाई करना है। एक पहला क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर वेव हैज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज शोन, अ सेकंड वेव of the same type with twice the intensity and half the frequency has its displacement time graph drawn on the same axis. How would the graph of the second wave look like? यानी आपके पास एक ये वेव है, आपके पास उसने बता दिया कि उसकी लेट्स सपोज उसकी इंटेंसिटी आई है और उसका एम्पलीट्यूड ए है और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब आपने बताना है कि वो वेव जिसकी इंटेंसिटी जो है इस इंटेंसिटी का ट्वाइस है, और वो वेव बतानी है आपने जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाफ ऑफ दिस पर। तो अगर आप गौर से इस फिगर को देखें, यहाँ पे एक वेव जो है ये 2 यूनिट्स में कंप्लीट हो रही है, 2 यूनिट्स में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। और 2 वेव्स ये 4 यूनिट्स टाइम में ये कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर फर्ज करें इसमें एक इस चीज को 1 यूनिट को हम 1 सेकंड ले लें तो ये 4 यूनिट का मतलब है 4 सेकंड में 2 वेव्स और 2 सेकंड में 1 वेव। तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अगर 2 सेकंड में 1 वेव कंप्लीट हो रही है तो 1 सेकंड में क्या होगी, हाफ होगी, 1 सेकंड में हाफ होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऐसी वेव लेनी है जिसकी हमने एक ऐसा ग्राफ नीचे से सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हाफ है और इंटेंसिटी डबल है। तो उसके लिए कैसे हम देखें, ये मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताई है। देखिए इंटेंसिटी चुके हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो ये कुछ मैंने कैलकुलेशंस किया है, इसको आप देखिए यहाँ पे। इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है तो स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। मैंने इसकी रेशियो ली है, ये I2 हमने वो वाली दी है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गई है, ट्वाइस द इंटेंसिटी है। मीन इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव इज intensity of the second wave is 2 times of the intensity of first wave। तो ये सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो A1 है, A2 जो है वो 1.4 टाइम्स A1 है। तो इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे ये इंटेंसिटी यहाँ पे डबल हो गई है, यहाँ पे इंटेंसिटी जो है सॉरी इसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी जो है जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, डबल हो गया है, यहाँ पे 1.4 के अप्रोक्सीमेट है। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो गई है, हाफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है अगर 4 यूनिट्स में 2 वेव्स जा रही थी तो 4 यूनिट्स में अब क्या होगी, एक वेव प्रोपिगेट करेगी।
तो इसका एग्जैक्ट जो ऑप्शन है दैट इज बी। अब नेक्स्ट है a sound wave traveling in a glass has a frequency of 400 meter and a speed of 320 meter per second. 2 points in the direction of travel are 0.2 meter apart. What is the phase difference between the points? ये अभी मैंने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप क्या होती है फेज डिफरेंस में और वेवलेंथ में। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। एक्स क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने फेज डिफरेंस फाइंड करना है उनका डिस्टेंस है। तो यहां पे देखें, अब लैम्डा हमें गिवन नहीं है तो लैम्डा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी है 320 मीटर पर सेकंड, एफ इज 400 हर्ट्ज। मैंने अब क्या किया है यहाँ पे, ये 4 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा ऊपर 80, नीचे आ जाएगा 100 और 80 इसका पॉइंट डिवाइड बाय 100 जो होता है 0.8 मीटर है। मैंने कैलकुलेशन इस तरह की है जो कि हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, विदाउट कैलकुलेटर हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, इसलिए ये चीज मैंने ऐसे की है। फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। 2 पाई लैम्डा की वैल्यू है 0.8, एक्स जो है वो 0.2 है। अब देखिए 0.2 को डिवाइड करेंगे 4 से, आ जाएगा 8 को 4 तो 2 पाई बाय 4, 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो पाई बाय 2 रेडियन जो है इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, at a point in air through which the sound wave is traveling at 340 meter per second, the variation of the pressure with time is shown in the figure. Which of the following is the frequency of the wave? अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करनी होती है? आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होना चाहिए तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब क्लियरली फिगर से हमें पता चल रहा है कि उसका जो टाइम पीरियड है या पीरियड ऑफ द वेव है दैट इज 200 माइक्रोसेकंड। 200 माइक्रोसेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल है तो क्या होगा? 1 ओवर 200 टाइम्स 10 रेज़ पर -6। अब इसके 2 जीरोस इसके खत्म किए तो ये बनेगा 10 रेज़ पर -4। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 इंटू 10 रेज़ पर -4 +4 सॉरी 1/2 होता है 0.5 टाइम्स 10 रेज़ पर 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 5.0 टाइम्स 10 रेज़ पर 3 हर्ट्ज। अब ये एक और क्वेश्चन है। The diagram shows the variation with time of the displacement of a particle caused by the progressive wave traveling at a speed of 500 km per second. What is the amplitude of the wave? Amplitude क्या होता है? Displacement जो है वो maximum displacement, उसको हम कहते हैं amplitude। तो अब देखिए यहाँ पे maximum जो displacement है that is 2 micrometer। तो ये हम क्लियरली फिगर से बता सकते हैं कि 2 माइक्रोमीटर उसका जो है एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज द वेवलेंथ लैम्डा एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड c इन वैक्यूम। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? फ्रीक्वेंसी जो है वो f/2 है। ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वैक्यूम में वो चेंज नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी को हाफ किया है तो वेवलेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अब हम देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। हमने कहा कि गिवन क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी। अब इसमें सिलेक्ट करना है आपने। देखें हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये ऑप्शन 2 ठीक हो सकते हैं, बी और सी। अब आपके पास 50% आपके पास चांसेस हैं कि कौन सा ठीक। पहले 25% था कि 4 में से कौन सा ठीक है, अब 2 आपको एग्जैक्टली पता है कि इनमें से कोई एक हो सकता है। अब सिलेक्ट करेंगे कौन सा, कि अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है तो अंडरस्टूड है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 2 लैम्डा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था आपके आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।